तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुहेलदेव एवं पृथ्वीराज चौहान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये कक्षा 7 इतिहास का पाठ नंबर 7 है। हरियाणा बोर्ड की किताब है हमारा भारत 2। तो इसका पाठ नंबर 7 के आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको जो है ये कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और MCQ, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई भी मिलेंगी और वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो पेज और प्लेलिस्ट दोनों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट आप कर सकते हो। साथ में जो है फर्स्ट कमेंट चेक कर लेना, तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। पहला प्रश्न है हमारे पास, राजा सुहेलदेव ने युद्ध में किसे हराया था तथा भारत सरकार ने उनके प्रति किस प्रकार सम्मान व्यक्त किया है। राजा सुहेलदेव ने युद्ध में सालार मसूद को हराया था तथा भारत सरकार ने राजा सुहेलदेव पर डाक टिकट जारी करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया है। यानी कि दो क्वेश्चन है यहाँ पे, बेसिकली समझोगे अगर तो एक एक नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो इसको अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं कि राजा सुहेलदेव ने युद्ध में किसको हरा दिया था। तो इतना अगर ये पूछते हैं तो किसको हराया था, सालार मसूद को। और अगर हमसे ये पूछते हैं कि भारत सरकार ने राजा सुहेलदेव को सम्मान देने के लिए क्या जो है जारी करा है, तो वो क्या थी, एक डाक टिकट जारी करी गई थी। ठीक है। सो दूसरा प्रश्न आता है हमारे पास में। दूसरा ये जो है ना, ज़्यादातर जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अभ्यास वालों में से, क्योंकि आज जब चैप्टर अभ्यास में डिस्कस हो जाता है ना ऑलमोस्ट पूरा, तो क्वेश्चन एग्जाम में भी अभ्यास वालों में से आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहेंगे, जिससे जो है आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहे कि हाँ भाई ये एग्जाम में आया था, ये नहीं आया, इस टाइप का प्रश्न आता है। सो वो चीज़ें भी आपको पता लगती रहेंगी टाइम से। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, उनके जीवन तथा कार्यों की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1165 में हुआ। यह अजमेर के शासक सोमेश्वर और कमला देवी के पुत्र थे। अब यहाँ तक ये हमसे पूछ रहे कौन थे, तो यहाँ तक लिखना है हमको कौन थे। ये सोमेश्वर और कमला देवी के बेटे थे, 1165 में जन्म हुआ। उस उनके जीवन और कार्य की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, महावाक्य और पृथ्वीराज रासो। तो ये तीन जो ग्रंथ है, मेजर ग्रंथ और भी है छोटे मोटे, लेकिन खास तौर पे जो ज़्यादा जानकारी मिलती है वो हमें इन्हीं तीन ग्रंथों में से देखने को मिलती है। अगला जो प्रश्न है वो है, पृथ्वीराज चौहान का राज्य कहाँ तक फैला था, उनके राज्य का प्रशासनिक प्रबंधन किस प्रकार का था। अब इसमें भी दो ही क्वेश्चन है। देखो मैंने अलग अलग नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्योंकि भाई अभ्यास में जो क्वेश्चंस दे रखे मैंने एज इट इज उठाए और यहाँ पे रख दिए। सारे क्वेश्चंस नहीं उठाए, मतलब जो लगा कि हाँ ये आएगा तो रख दिया, जो नहीं आएगा तो भाई उसको लिखने का क्या फायदा। तो यहाँ पे उस हिसाब से इनको लिखा गया। ये पृथ्वी आएगा यहाँ पे, पृथ्वी, ठीक है, पैर ही गायब हो गया इसका। तो इसमें जो है ना ये क्वेश्चंस जो है अलग अलग भी पूछ सकते हैं आपसे, कि जैसे आपसे पूछेंगे इसमें भी दो क्वेश्चन है, कहाँ तक फैला था, या पूछेंगे आपसे पृथ्वीराज चौहान के जो राज्य का प्रशासनिक प्रबंधन है वो किस प्रकार का था। तो इस टाइप से भी इनको पूछ सकते हैं। चलो देखते हैं कहाँ तक फैला था। तो इसका जो साम्राज्य था वो राजस्थान और हरियाणा तक फैला था, ज़्यादा बड़ा साम्राज्य नहीं था इनका, ठीक ठाक था। चौहान राज्य में शासन, राजतंत्रीय व्यवस्था, ये जो लाइन है ना ये याद करनी है, काम की है ये, ठीक है ना। राजतंत्र, प्रशासनिक प्रबंधन, यानी कि प्रशासन कैसे संभाला जाता था। वैसे तो सबको पता है हर एक चैप्टर में जो राजा है वही करता धरता, सब कुछ वही होता है और उसी के बारे में लिखना होता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत होता था। राजा राज्य का प्रधान होता था, राज्य की सभी शक्तियां उसमें निहित होती थी, यानी कि उसके अंदर होती थी, वो कुछ भी कर सकता था। वह राज्य का सबसे बड़ा कानून निर्माता, शासन प्रबंधक, सेनापति और न्यायाधीश होता था। राजा शासन को चलाने के लिए युवराज, मंत्री और बड़े पदाधिकारियों की सलाह भी लेते थे। अगला जो प्रश्न है वो है, राजा सुहेलदेव के प्रतिरोध की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रतिरोध होता है मतलब कि राजा सुहेलदेव ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो संघर्ष करा, उसका हमको वर्णन करना है। ठीक है। तो अपने पिता, अब पिता का नाम ये है भाई, और अगर नहीं याद रहता, अजीब सा नाम है, नहीं याद रहेगा तो भूल जाना, बस आप ये सीधा लिख सकते हो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है 1027 में, वैसे नाम है पिता का परसेनजीत, तो 1027 में सुहेलदेव बहराइच राज्य के शासक बने। राजा सुहेलदेव ने अवध एवं उनके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों को संगठित करके एक सुदृढ़ राज्य का निर्माण किया। राजा सुहेलदेव ने अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए गोरखपुर से सीतापुर, गोंडा, लखनऊ,
बाराबंकी, उन्नाव और लखीमपुर तक उसको फैला दिया। मतलब ये जो रियासतों के नाम है ना, ये ऐसी ऐसी कई सारी रियासतों पर उन्होंने जीत हासिल कर चुकी थी, जीत गए थे उन राजाओं से वो। और जून 1034 में यहाँ से मेन लाइन स्टार्ट होती है और एग्जाम में बहुत बार आ सकती है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। यह है बहराइच का युद्ध, जो कि निर्णायक युद्ध था, काफी खतरनाक युद्ध था। तो ये उस युद्ध का जिक्र है। तो जून 1034 को सुहेलदेव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने सालार मसूद की फौज पर हमला कर दिया। इस युद्ध में सालार मसूद ज्यादा देर नहीं टिक पाया और एक सुहेलदेव के धनुष द्वारा छोड़ा गया एक विष बुझा बाण सालार मसूद के गले में आ लगा, जिससे उसका देहांत हो गया और वो ये युद्ध जीत चुके थे। तो ये सारा संघर्ष उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में करा था। अगला प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन आएगा ये 3 नंबर तक में आएगा, उससे छोटा नहीं आएगा भाई, ठीक है। सो अगर छोटा आएगा, देखो प्रशासनिक वाला तो जरूर करना है इसमें, ये 2 भले ही याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, प्रशासनिक वाला तो मस्ट है, करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत हाई चांसेस है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। पृथ्वीराज चौहान द्वारा, अगर 3 नंबर में आएगा फिर ये नहीं आएगा कि खाली प्रशासनिक लिखना, फिर पूरा लिखना, पूछ लेंगे आपसे। पृथ्वीराज चौहान द्वारा अपने साम्राज्य में स्थापित प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में संक्षेप में व्याख्या करें। यानी कि हमको तीनों व्यवस्थाओं के बारे में बताना है। प्रशासनिक व्यवस्था तो ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ चुके हैं, वही है सेम टू सेम। यानी कि चौहान राज्य में राज शासन राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत होता था। राजा राज्य का प्रधान होता था, राज्य की सभी शक्तियां उसमें निहित होती थी। वह राज्य का सबसे बड़ा कानून निर्माता, शासन प्रबंधक, सेनापति और न्यायाधीश होता था। राजा संचालन को चलाने के लिए युवराज, मंत्री और बड़े पदाधिकारियों की सलाह लेते थे। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक होती है पैसे की व्यवस्था, पैसा कैसे आता था। राज्य की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित, यानी कि खेती बाड़ी से ही पैसा आता था उनका खास तौर पे। इसके अतिरिक्त उद्योग भी उन्नत थे। कपड़ा, बर्तन, पत्थर की मूर्तियों से संबंधित उद्योग उस समय प्रमुख थे। जो मेजरली जो ज्यादा पैसा आता था ना, वो इन 3 उद्योगों से ही आता था उस टाइम पे इनके पास। सामाजिक व्यवस्था, समाज के अंदर क्या चल रहा था। दिल्ली व आसपास के राजपूताना क्षेत्र में वर्णाश्रम समाज का मुख्य आधार था। इसके अतिरिक्त अनेक आएगा, ठीक है ना, अनेक उपजातियां बन चुकी थी। उस समय सती प्रथा और जोहर प्रथा समाज में प्रचलित थी। यानी कि ये 2 प्रथाएं थी जो उस समय समाज में ट्रेंड कर रही थी। बहुत ज्यादा जो है ये प्रचलन इस प्रथाओं का बढ़ चुका था। अगला जो प्रश्न है वो है हमारे पास में, तराइन के प्रथम युद्ध का वर्णन करें। पहले युद्ध के बारे में हमको बताना है, क्या सीन हुआ 1191 में। मैं ये जो है ना, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, ये 2 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने ही करने हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछ सकते हैं आपसे, वो हिसाब अंदाजे बता रहा हूँ कि हाँ इस टाइप से आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। सो उस हिसाब से आप प्रिपेयर भी कर पाओ। कहीं आप फिर सोचो भाई सर ने तो बताया ही नहीं हमको कि हम क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। एक्चुअली जो है ना, ये जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, इन क्वेश्चन के जो आंसर्स है ना, उनके अंदर बहुत सारी जानकारी दी हुई है और वो जानकारी के बेस पे वो क्वेश्चन को ट्विक कर देंगे, क्वेश्चन को घुमा देंगे, आंसर वही रहेगा। तो वो दिक्कत होती है। तो मैं बता देता हूँ साथ के साथ कि इस तरीके से भी पूछ सकते हो आपसे। अब तराइन के प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए। 1191 में पहला युद्ध हुआ था, 1192 में दूसरा युद्ध, अगले ही साल युद्ध हो गया था। तो 1191 में महमूद गोरी ने अपनी सैनिक तैयारी के साथ दिल्ली विजय की योजना बनाई। यानी कि उसने सोचा मैं तो दिल्ली जीतूंगा, जाके दिल्ली पे राज करूंगा। दिल्ली से 80 मील दूर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन यानी कि तरावड़ी नाम की एक जगह है, इसके इस स्थान पर जो है घमासान युद्ध हो गया। इस युद्ध में चौहान सेना ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय ने मोहम्मद गोरी पर हमला करके उसे घायल कर दिया। युद्ध में गोरी की बुरी तरह से पराजय हुई। गोरी की सेना जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। भाग गई भाई सेना, मतलब राजा ही मर जाएगा तो फिर सेना क्या करेगी। अब हुआ क्या, वो भाग के जाएंगी कहाँ, देखते जाओ। तराइन के दूसरे युद्ध का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में बताएंगे कि वो गए कहाँ। तराइन के पहले युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गोरी गजनी लौट गया। गजनी उनका साम्राज्य था, परंतु वह अपनी अपमानजनक पराजय को नहीं भूल सका। मोहम्मद गोरी अपनी पिछली पराजय का बदला लेना, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। वही कर सकती यार मन में तो कि हाँ दिल्ली सल्तनत नहीं बनी अपनी, दिल्ली बना के दिल्ली में राज करना है, और उसी चक्कर में लगा पड़ा था। उसने अपनी सेना को एकत्रित करके 1192 में भारत पर पुनः आक्रमण कर दिया। गोरी की सेना में 1,20,000 सैनिक थे, मतलब काफी बड़ी सेना थी। पृथ्वीराज को जब ये बात पता चली कि इतनी बड़ी सेना लेके आ रहा भाई जीतने के लिए, तो वह भी अपने अधीनस्थ राजाओं, जो भी उसके अंडर में जो राजा थे ना, सभी से उसने सेनाएं मांग ली और उनकी सहायता से फिर से आ गए
तराइन के मैदान में मुकाबला करने के लिए आ खड़े हुए। मोहम्मद गोरी ने रणनीति बनाकर सुबह सुबह ही राजपूतों के शिविर पर हमला कर दिया, जिस समय सैनिक अपने नित्य कार्य से निवृत्त हो रहे थे। यानी कि जब वो फ्रेश होने लग रहे थे ना, तो उसी टाइम पे जो है इन्होंने हमला कर दिया और उनको जो है ज़्यादा मतलब समझ नहीं आया भाई क्या करे एकदम से। तो उस चक्कर में बहुत बड़ी जो सेना थी वो खत्म हो गई और मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इस विनाशक युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ये जो सेम पर्सन है ना, इसको एक तरीके से और पूछ सकते हैं आपसे। आपसे पूछेंगे भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस प्रकार हुई, उत्तर सेम रहेगा, ऐसा ऐसा कांड हुआ है, उसके बाद बनी थी दिल्ली सल्तनत। तो ध्यान रखना है, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद बनी थी दिल्ली सल्तनत। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे तराइन के दूसरे युद्ध का वर्णन करो, या फिर आपसे पूछेंगे दिल्ली सल्तनत का जो है स्थापना किस प्रकार करी गई थी, किस प्रकार की, या फिर नाम थोड़ा ऐड कर देंगे उसको डिटेल ऑन करने के लिए कि मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस तरह की। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, ये उत्तर सेम रहेगा आपका। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। जून 1034 में सुहेलदेव और सालार मसूद के मध्य लड़े गए युद्धों को निर्णायक युद्ध कैसे कह सकते हैं, या फिर आपसे पूछा जाए बहराइच के युद्ध का वर्णन कीजिए। एक ही चीज है, दोनों में सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, जून 1034 की बात है। जून 1034 को सुहेलदेव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने सालार मसूद की फौज पर हमला कर दिया। इस युद्ध में सालार मसूद ज्यादा देर नहीं टिक पाया, क्योंकि भाई सेना बड़ी थी सामने वाली, वो क्या कर लेगा। सुहेलदेव ने धनुष द्वारा छोड़ा गया एक विष बुझा बाण सालार मसूद के गले में आ लगा, जिससे उसका देहांत हो गया। इसके दूसरे ही दिन शिविर की देखभाल करने वाला, वो किसके शिविर की, वो जो ये था, कहाँ गया वो बंदा यार, घूम गया, ये सालार मसूद। ये सालार मसूद की जो शिविर थे वहां पे जो देखभाल करता था सालार इब्राहिम, वो भी बचे हुए सैनिकों के साथ वहां मारा गया। मतलब सेना वहां पहुंच गई और उनको भी मार दिया। सैयद मसूद को जो है, सालार मसूद नहीं था क्या ये, तो सैयद मसूद कैसे हो गया, सालार आएगा यहाँ पे, सैयद लिखा हुआ। चलो कोई ना, सैयद मसूद हो सकता है, पता नहीं, बाकी मैं सालार कर दूंगा इसको। ठीक है, सालार मसूद को उसकी विशाल सेना के साथ समाप्त करने के बाद राजा सुहेलदेव ने विजय पर्व मनाया। 1034 में तुर्क सेना की इस पराजय के बाद लगभग 140 सालों तक किसी भी तुर्क सेनापति ने भारत को लूटने और यहाँ इस्लाम का प्रचार करने का साहस नहीं किया। देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आपसे पूछे बहराइच के युद्ध का वर्णन कीजिए, ये सारी बकवास आपको नहीं लिखनी, जो है आपको कहाँ तक लिखना है, आपको लिखना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। अगर यहाँ तक भी याद नहीं होता, कुछ स्टूडेंट को होता है यार अब इतना याद करना पड़ेगा इसमें से भी, तो आप जो है यहाँ तक याद कर लो। ठीक है, अगर आपको लगता है, देखो ये डिपेंड करेगा भाई क्वेश्चन के नंबर पे, कितने नंबर का आता है। अगर ये आता है 2 नंबर का, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो यहाँ तक लिख लो, ठीक है, काफी है आपका। लेकिन अगर आ जाए 3 नंबर का, फिर इतने में काफी नहीं है, फिर यहीं तक लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया तो फिर तो पूरा ही लिखना पड़ेगा यहाँ तक, फिर भी ये आएगा 3 ही नंबर का, तो स्कैम हो सकता है। सो ध्यान रखना किस तरीके से क्वेश्चन में बताया है कि बहराइच के युद्ध का वर्णन कीजिए। अगर 2 नंबर में आता है तो यहाँ तक कर लेना, 3 नंबर में आता है यहाँ तक कर लेना, और अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए ऊपर वाला तो भाई सारा कर लेना, पर तो सारा ही लेना एक बार, कुछ ज्यादा नहीं है आगे बचा। चलो अगला पर्सन है और लास्ट पर्सन है इंपॉर्टेंट में, पृथ्वीराज रासो क्या है। ये जो है एक किताब है, उसके बारे में बताना है हमको, क्या है, क्या चीज है ये। तो पृथ्वीराज रासो 2500 पन्नों का महाकाव्य है, जिसमें 1 लाख छंद और 69 समय यानी कि सर्ग या फिर अध्याय, चैप्टर्स होते हैं। जैसे आपकी बुक में 9 चैप्टर हैं, वैसे जो है इसमें 69 चैप्टर है। इसके रचयिता है चंद्रबरदाई थे, वे पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राज कवि थे। देखो इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछा जाए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो क्या है। आपसे पूछे कि पृथ्वीराज रासो के लेखक का क्या नाम है, तो वो भी ध्यान रखना, चंद्रबरदाई ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाकी तो इसमें से कुछ अलग क्वेश्चन बनेगा नहीं, या तो ये पूछेंगे या फिर इसके लेखक का नाम पूछ लेंगे। तो अगर यही पूछ रहे हैं तो फिर तो सारा लिखना पड़ेगा, लेकिन लेखक का पूछ लिया सीधा लिख दो भाई चंद्रबरदाई ने करा था बस। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से एग्जाम्स में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।